हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हम देखेंगे, हमारा 7th लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, उस थ्योरी की कुछ एक लिमिटेशंस थी। पहली तो ये कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो क्यों करते हैं, इस बारे में वो कुछ नहीं बता पाई थी। दूसरी क्या थी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड में पेयरिंग टेक्स प्लेस हो जाती थी और किसी में पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं हो रही थी। तो इट मीन्स वो जो थ्योरी थी ना, वो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाई। और उस थ्योरी ने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसको भी कई बार अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम आगे देखते हैं हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी है, समझेंगे एक बार, समझने के बाद फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो CFT ने क्या बताया। CFT ने कहा द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which consider the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and ligand। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, उसने तो बॉन्ड को कैसा माना था, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो हमारी CFT है, इसने मेटल और लिगेंड के बीच में किस प्रकार की बॉन्ड मानी है, आयनिक बॉन्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि CFT ने किस प्रकार की बॉन्ड मानी है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो किस प्रकार की, आयनिक की। और जो हमने VBT पढ़ी, VBT में किस प्रकार की थी, कोवलेंट। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगी ना, वो कौन सी होगी, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, इसने कहा कि VBT में हमने क्या पढ़ा था कि मतलब मेटल है, मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं और उस साइड से लिगेंड आ रहा है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट, और डोनेट किया तो बॉन्ड कौन सी हो गई, ओवरलैपिंग हुई दोनों की, और ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सी बन गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या कहा कि जो यदि एनायनिक लिगेंड हो गए ना, उसने एनायनिक लिगेंड्स को तो ट्रीट किया एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, लिगेंड्स हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या कैसा चार्ज हो, न्यूट्रल। अब देखो इसने क्या बताया, जैसे कि हमारे पास मेटल है, मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सी बात है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज है। और जो लिगेंड आ रही थी वो नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो दोनों में उसने क्या बताया कि दोनों में कैसे अट्रैक्शन होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आयनिक की। और यदि न्यूट्रल लिगेंड है, यदि न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो उसने क्या बताया कि वो किस प्रकार से ट्रीट किया उसने, कि वो क्या होंगे, डाइपोल्स। डाइपोल्स समझ रहे हो, जिन पे दो पोल आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यदि अनायनिक लिगेंड है तो उसने ट्रीट किया एज ए पॉइंट चार्ज, और जो यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो उसने उनको ट्रीट कैसे किया, एज ए डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल, आयन डाइपोल क्या बन जाएगी, बॉन्ड। और यहाँ पे आयन टू आयन बॉन्ड मींस आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास थ्योरी थी, इसने इट्स अकाउंट फॉर बोथ द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसने कलर के बारे में भी बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर से क्यों करते हैं, और इसने अच्छे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं थी जिसने सारी बातें एक्सप्लेन की हो। ठीक है ना, किसी थ्योरी की कोई लिमिटेशन थी, इसकी भी लिमिटेशन है, किसी थ्योरी कोई लिमिटेशन, लेकिन CFT काफी हद तक क्या थी, यूज। अगली बात देखेंगे, CFT predicts that the d orbitals in a metal complex are not degenerate। इसने ये कहा कि जो हमारे पास मेटल है ना, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो नॉट डीजनरेट, वो डीजनरेट नहीं होंगे। इस बात का क्या मतलब, डीजनरेट का मतलब समझ रहे हो, डी के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर, जो डी हमारी सबसेल होती है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है कि इन सभी की एनर्जी क्या हो, बराबर। ठीक है, डी के जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, इक्वल, उसको कहते हैं डीजनरेट। इसने क्या कहा कि इन पांचों की जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम। किस प्रकार से सारा देखेंगे। तो इसमें क्या कहा कि जो डी ऑर्बिटल्स है मेटल कॉम्प्लेक्स में, दीज आर नॉट डीजनरेट, मींस इन सभी की एनर्जी बराबर नहीं होगी। सारे इस प्रकार से नहीं लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं होंगे, किन्हीं की ज्यादा और किन्हीं की एनर्जी कम। द पैटर्न ऑफ
splitting of the d orbitals depend on the crystal field. अब देखो ये क्या स्प्लिट हो जाएंगे, मीन से टूट जाएंगे, टूटने का मतलब स्प्लिट, जैसे पांचों के पांचों पहले एक साथ थे, एक ही एनर्जी लेवल पे, एक ही एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन अभी कभी स्प्लिट हो जाएंगे, कुछ 2-3 नीचे चले जाएंगे, कुछ 2 या 3 ऊपर चले जाएंगे, समझ लो। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, वो कहां से डिटरमाइन होगा, वो डिटरमाइन होगा अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, मींस कि लिगेंड्स किस प्रकार से आ रहे हैं, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, अरेंजमेंट ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, समझ रहे हो। इट मींस इसने ये कहा कि जो डी ऑर्बिटल्स है ना मेटल के पास, वो डीजेनरेट नहीं रहेंगे। डीजेनरेट का मतलब होता है कि पांचों की पांच ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, उसने क्या कि वो स्प्लिट हो जाएंगे, नाम क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना, ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, कोई 2 ऊपर कोई 3 नीचे, या कोई 3 ऊपर कोई 2 नीचे, किस प्रकार से क्या होगा वो सारा देखेंगे। अभी इतना समझो कि क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट किस आधार पे होंगे, स्प्लिट उस आधार पे होंगे जिस आधार पे जो लिगेंड्स जिस साइड से अप्रोच करेंगे ना, अब वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, उस आधार पे ये क्या करेंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, देखो अब आगे। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि यदि हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए किस प्रकार से थ्योरी देखेंगे। तो देखो, जैसे सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना सारे। देखो, जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, इस मेटल के दूर दूर तक कोई भी लिगेंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट मींस इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो उनमें भी प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, और जो लिगेंड्स आएंगे लगने के लिए, इलेक्ट्रॉन उनके पास भी हैं। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन। समझ रहे, अभी क्वेश्चन रिपल्सन क्रिएट होगा तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, रिपल्सन होगा लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ रिपल्सन तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके डी में इलेक्ट्रॉन्स है और लिगेंड आएगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। अब देखो, यदि इसके चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कोई लिगेंड नहीं है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की एनर्जी क्या रहेगी, आपस में बराबर रहेगी, वो डीजेनरेट रहेंगे। 1 2 3 4 5 हमने इसे लाइनों से बना दिए डब्बे, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल डी के क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम एनर्जी के। अच्छा, अब यदि मैं यूं कहूं कि इस मेटल को मैंने ना एक स्फेरिकल फील्ड में लगा दिया, स्फेरिकल फील्ड में इसको मैंने पुट कर दिया, इट मींस कि इस मेटल के चारों तरफ एक कैसा फील्ड है, स्फेरिकल फील्ड है, ठीक है। और स्फेरिकल फील्ड का मतलब कि स्फेयर चारों तरफ से लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं, चारों तरफ से लिगेंड आए। तो आप एक बात बताओ, जैसे ये मेटल है यहाँ पे सेंटर में मेटल है, इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं इस डायरेक्शन में चलेंगे तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस के ऊपर ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो भी डिस्टेंस कितना, आर, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो भी आर, इसमें चलेंगे तो भी आर डिस्टेंस। इट मींस इसको चाहिए आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, चारों तरफ से जो रिपल्सन होगा मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि स्फेरिकल फील्ड है। और स्फेयर क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या हो, एक समान हो। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, जो रिपल्सन क्रिएट होगा वो चारों तरफ से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इट मींस अब देखो, जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल, और यदि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, है ना यार, और जो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम, ठीक है ना। तो यदि रिपल्सन क्रिएट होगा तो रिपल्सन से मॉलिक्यूल की थोड़ी स्टेबिलिटी डिक्रीज, और स्टेबिलिटी डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। फिर एक बात बताओ, पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एक साथ ही तो बढ़ेगी, क्योंकि चारों तरफ से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो रहा है वो क्या, बराबर है। तो पांचों की पहले एनर्जी इतनी थी, ठीक है, पहले एनर्जी इतनी थी तब जब यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी लिगेंड नहीं था। यदि हमारे पास एक स्फेरिकल
फील्ड आ गया, ठीक है, तो रिपल्सन चारों तरफ से, तो पांचों की एनर्जी क्या होगी, इक्वली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 5, पांचों थोड़े से ऊपर आ गए। ओके, अब यदि मैं यूं कहूं कि यदि मेरे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड से यदि लिगेंड्स आए, तो देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे होता है, इस प्रकार से, ये मेटल, ये इस प्रकार से, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, ये जैसे हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ऐसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस प्रकार से होता है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स कहां से आएंगे, इन्हीं डायरेक्शन से आएंगे, एक्स एक्सिस से आएंगे, वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे और जेड एक्सिस से अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा मेटल है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल, जो डी सब सेल हमारे पास, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे। उन 5 के नाम क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब सेल में। ओके, अब आप लोग देखो, आप ये बताओ, अब इनकी शेप भी आप लोगों ने पढ़ रखी है पहले, ठीक है, जल्दी से बना देते हैं। देखो डी एक्स वाई, तो एक्स खींचेंगे हम हमारे इस प्रकार से, और वाई ये मान लो, वाई और ये एक्स। तो बताओ डी एक्स वाई की जो शेप होती है वो लोब्स कहां होती है, लोब्स बताओ एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस। ओके, वाई जेड को बनाओ, ये वाई हमारे पास और ये हमारे पास जेड, लोब्स कहां होंगे, एक्सिस के बीच में, ये डी वाई जेड। डी जेड एक्स का आप लोग खुद बनाओ, जेड ये एक्स ये, लोब्स कहां होंगी, एक्सिस के बीच में। ओके, ये जेड और ये हमारे पास एक्स। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओ, किस प्रकार से होगा, लोब्स कहां होंगी, लाइज ऑन द एक्सिस, अबोव द एक्सिस। देखो इस प्रकार से एक्स और वाई, एक्स किस प्रकार से किया हमने, इस प्रकार से, वाई ये एक्स वाई, देखो लाई ऑन द एक्सिस, लोब्स इस प्रकार से होंगे हमारे पास, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी। याद है ना, से पहले पढ़ चुके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर किस प्रकार से, ये हमारे पास जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस के ऊपर, और इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखो जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी तो जो लोब्स हैं वो कहां लाई करती है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, इन 3 की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की लोब्स तो कहां एग्जिस्ट करती हैं, बिटवीन द एक्सिस। एंड जो 2 और बच गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस, समझ रहे हो, ऊपर, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब आप लोग देखो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो हमारे लिगेंड्स आएंगे वो कहां से अप्रोच करेंगे, एक्स एक्सिस से अप्रोच करेगा, वाई एक्सिस से अप्रोच करेगा और जेड एक्सिस से अप्रोच करेगा, ठीक है ना बात। अब आप लोग देखो यहां पे हमारे पास मेटल का डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5। अब इन 5 में आप लोग मेरे को ये बताओ, एक्स किन ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर है, इन 2 की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, समझ रहे हो, इन 2 ऑर्बिटल्स के लोब के एक्सिस के ऊपर। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि ये हमारे पास मेटल का डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन से लिगेंड आए, तो दोनों में रिपल्सन हो, ठीक है। दूसरा ये मेटल का ऑर्बिटल, ये लिगेंड की डायरेक्शन और यू आई, तो बताओ रिपल्सन ज्यादा कौन सी डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन क्या हो, सेम। यदि सेम डायरेक्शन में दोनों आमने सामने बिल्कुल हेड टू हेड टकरा रहे हैं तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। और यदि डायरेक्शन अलग है तो साइड से चले जाएंगे, मींस रिपल्सन कम क्रिएट होगा, समझ रहे हो ना। यदि डायरेक्शन सेम है दोनों की तो रिपल्सन ज्यादा क्रिएट होगा, और यदि डायरेक्शन अलग है तो रिपल्सन कम क्रिएट होगा। तो आप लोग देखो जो ऑक्टाहेड्रल जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो इस प्रकार से होती है, एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हमारी लिगेंड्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। और डी के ये दो ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोब्स कहां प्रेजेंट होती है, एक्सिस के ऊपर। तो यदि ये एक्सिस के ऊपर है और ऑर्बिटल भी तो एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, तो आप लोग ये बताओ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। रिपल्सन क्या क्रिएट होगा, ज्यादा। और देखो जो ये तीन बच गए इनकी लोब्स बताओ कहां पे है, बिटवीन द एक्सिस। इट मीन जैसे एक की लोब यहां पे है, ठीक है। अब देखो जैसे कि कोई वाई से लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो इसकी लोब तो बीच में रहेगी, तो इसको क्या करेगा, वो कम रिपेल करेगा। और यदि कोई वाई के ऊपर ही ऑर्बिटल है मेटल का और वाई से ही लिगेंड आ रहा है, तो बताओ बिल्कुल आमने सामने, और आमने सामने तो अट्रैक्शन, तो रिपल्सन ज्यादा क्रिएट होगा। रिपल्सन ज्यादा क्रिएट होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि रिपल्सन कम क्रिएट होगा तो एनर्जी घट जाएगी, समझे। तो यदि जिस डायरेक्शन से लिगेंड आए उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल है तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। और जिस डायरेक्शन से लिगेंड्स आ रहे हैं ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में नहीं है तो रिपल्सन कम तो एनर्जी भी कम, समझे। इस प्रकार से तो देखो आप लोग जब लिगेंड आएंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करने के लिए, तो आप लोग एक बात बता दो, लिगेंड के रास्ते में कितने ऑर्बिटल्स पड़ेंगे, वो ऑर्बिटल्स पड़ेंगे जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर है। और एक्सिस के ऊपर इन दो की होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। तो आप लोग एक बात बताओ, इनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा क्रिएट, रिपल्सन ज्यादा क्रिएट होगा, एनर्जी भी इनकी ज्यादा। इट मींस दो की एनर्जी क्या हो जाएगी इनमें से ज्यादा। और ये जो तीन है, 1 2 3, ये क्या कहेंगे कि भैया हमें तो रिपल्सन कम क्रिएट हो रहा है, तो हम तो थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, हमारी एनर्जी तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इस प्रकार से कि ये जो 5 थे, और जब यदि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो 2 की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और 3 की एनर्जी क्या रहेगी, कम। इनसे कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखो चारों तरफ से रिपल्सन क्रिएट था। अब यहाँ पे इनके ऊपर रिपल्सन थोड़ा ना लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि भैया इससे तो हमारी एनर्जी क्या रहेगी, 3 की कम ही रहेगी, और 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, समझे। ठीक है, अब एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से, जैसे कि हमारे पास डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट, इट मींस जब मेटल के दूर दूर तक कोई भी लिगेंड नहीं था, तो हमारे जो ऑर्बिटल हैं पांचों के पांचों डी के वो क्या रहेंगे, डीजेनरेट। इट मींस सभी की एनर्जी क्या है, बराबर है। यदि कोई स्फेरिकल फील्ड आता है तो सभी की एनर्जी एक साथ बढ़ेगी, रिपल्सन होगा, एनर्जी क्या होगी, बड़ी, एक साथ सभी की क्या रहेगी, बराबर, तब भी और बढ़ गई। उसके बाद यदि हम कहें कि यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग हो, कोई ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से लिगेंड्स आके अप्रोच करें, तो बताओ आप लोग जो एक्सिस के ऊपर जिनकी लोब्स होगी उनमें क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट, उनकी एनर्जी ज्यादा। तो एक्सिस के ऊपर कितने ऑर्बिटल्स की लोब होती है, डी में 2 की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो उन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, और उन तीन की क्या हो गई, कम। समझ गए ना, अच्छे से बना दिया हमने। तो ये तीन कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और ये दोनों कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से इस लाइन को हम बोल देते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, एनर्जी की लाइन है, यहाँ पे एनर्जी 0 मानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, बेरी सेंटर। अब इस सेंटर से लेके और इन ऑर्बिटल्स तक जो ये डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0.6 डेल नोट। अच्छा, ये जो कंप्लीट है यहां से लेके और यहां तक का जो ये एनर्जी डिफरेंस, इसको हम डिनोट करते हैं डेल नोट से। ठीक है, किसी डिनोट करते हैं डेल नोट से या 10 डी क्यू। ठीक है, डेल नोट का मतलब क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो डेल नोट है, ये डेल नोट क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। इनमें से कि ये इतना एनर्जी डिफरेंस हो गया, जो हमारा जो क्रिस्टल फील्ड है उसने इतनी एनर्जी का क्या किया, डिफरेंस किया, जब इन ऑर्बिटल्स की क्या की, स्प्लिटिंग की। तो यहां से लेके यहां तक। अच्छा, फिर एक बात और देखो, इस सेट को हम बोलते हैं ईजी, ईजी सेट। इन दो ऑर्बिटल्स के सेट को क्या बोलते हैं, ईजी। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स के सेट को हम बोलते हैं T2G सेट, T2G। ओके, 2 ऑर्बिटल्स को ईजी और 3 वाले को T2G। तो डेल नोट क्या है, ईजी और T2G के बीच का एनर्जी डिफरेंस, इट इज कॉल्ड डेल नोट। और डेल नोट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, CFC, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज CFC, तो CFC इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG लेवल्स। ओके, अच्छा ये और देखेंगे यहाँ पे, ये एनर्जी डिफरेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक 0.6 डेल नॉट या 6 डी क्यू, और नीचे एनर्जी डिफरेंस कितना -0.4 डेल नॉट या -4 डी क्यू। ठीक है ना, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब आगे देखेंगे आप लोग, इसने फिर एक जो VBT की जो एक लिमिटेशन थी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बता पाया, इसने वो बातें बताई। इसने क्या बताया, इसने एक टर्म दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास है ना, उस वो एक अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, उनकी CFC वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है, कौन वीक फील्ड क्रिएट करता है। अभी देखते हैं। तो देखो, उससे पहले यदि जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग को ज्यादा करेगा, इट मींस स्प्लिटिंग को ज्यादा करेगा। ठीक है, और यदि कोई वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग को क्या करेगा, कम ही करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग क्या करेगा, ज्यादा, और वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग क्या करेगा, कम। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन वीक फील्ड होते हैं, वो सारा देखेंगे, एक सीरीज लिखेंगे, याद हो जाएंगे अपने आप। अब देखो, यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो बताओ स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉन्स बनना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से सीख लेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल आसान सा। फिर हम उसके बाद CFC कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, एक बार देखेंगे, जैसे कि मेरे पास है D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो देखो D4 इट मींस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे इस प्रकार से है। अब इनको मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हैं, तो आप लोग देखेंगे कैसे। हमने पढ़ रखा है कि पहले इलेक्ट्रॉन वहां जहां एनर्जी क्या हो, कम, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो देखो, उसके पास 2 रास्ते हैं, वो यहाँ पे आएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, अब 2 पॉसिबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि देखो यदि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो देखो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो रिपल्सन क्रिएट होगा ना कुछ, तो इट मींस यहाँ पे ना कुछ एनर्जी लगेगी, पेयरिंग एनर्जी, ये पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ना कुछ पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एनर्जी लगेगी, उसके बाद ही क्या होगी, पेयरिंग टेक प्लेस। अच्छा, या फिर ये क्या करे, ऊपर चला जाए। समझ, 2 रास्ते। तो फिर आप एक बात बताओ, यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है, ये जो बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पे यदि वो पेयरिंग करके रहता है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़े, और ऊपर जाए तो एनर्जी कम, तो कहाँ जाना पसंद करेगा, ऊपर जाना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएगा तो एनर्जी कम ही देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, तो कहाँ जाएगा, ऊपर। इट मींस यदि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, यदि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से लिखेंगे हम, मैं नंबर डाल देता हूं। ठीक है, इट मींस पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा है, तो किस प्रकार से, यदि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से बढ़ेंगे, तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि फील्ड वीक है। ठीक है, ये एनर्जी डिस्टेंस क्या है, कम है, और पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा। यदि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो चौथा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, पांचवा फिर यहाँ। अब छठा कहाँ पे आएगा, छठा तो वापिस से यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऊपर जाएगा तो भी पेयरिंग एनर्जी, और प्लस में ये रास्ता भी तो कवर करके जाएगा, इट मींस ये एनर्जी भी तो गेन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। अब जो छठा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आएगा, तो देखो छठा यहाँ पे या यहाँ पे, तो देखो यदि यहाँ पे आएगा तो पेयरिंग एनर्जी तो देनी पड़ेगी, और यहाँ पे जाएगा तो भी, लेकिन देखो बीच में ये रास्ता भी तो कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मीन्स ये एनर्जी भी तो फालतू लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहाँ पे, छठा यहाँ पे, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, अच्छा इसका उल्टा, यदि हमारे पास फील्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यदि फील्ड कैसा हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, मीन्स स्प्लिटिंग, ये जो गैप होगा वो क्या होगा, ज्यादा, गैप ज्यादा होगा।
ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किस प्रकार से करवाएंगे। तो देखो 3 तक तो सेम, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी ना, तो बताओ डिस्टेंस क्या है बीच का, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी, कम। वो कहाँ रहना पसंद करेगा, यहीं पे चौथा, यहाँ पे, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, ये 8वां 9वां 10वां क्या नंबर समझ गए ना, मीन्स यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8वां यहाँ, 10वां यहाँ, समझ रहे हो, डिनोट करके। ओके, इस प्रकार से। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि वीक फील्ड है तो पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। वीक फील्ड है इट मीन्स एनर्जी, ये जो गैप कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एनर्जी गैप ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, नीचे ही। ठीक है, अभी करके देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो किस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर सीएफसी वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, कि लिगेंड्स को उनके ऑर्डर में चला रखा है सीएफसी वैल्यू में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि मींस वो कितने फील्ड की कितनी स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस माइनस टू, एस सी एन माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, ओ माइनस, C2O4 माइनस 2, C2O4 कौन सा हमारा, और क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सिलेटो, OX माइनस 2 आया यार। ठीक है, O माइनस 2, S2, NCS माइनस, NH3, EN, NO2 माइनस, CN माइनस एंड लास्ट CO। इस तरफ से जब हम यूज चलते हैं तो इस तरफ वाले तो हमारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स, मींस आई नेगेटिव सबसे वीक फील्ड लिगेंड, सबसे वीक फील्ड क्रिएट करेगा, और CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। CO क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, तो देखो जब हम यूं चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ चलेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन भी बढ़ेगा, और वो वैल्यू बढ़ेगी, मींस डेल नोट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो डेल नोट भी क्या होगा, यूं चलेंगे तो इंक्रीज। ओके, और ये जो डेल नोट है ना, इस बात का क्या मतलब है, डेल नोट ये ओ है फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डेल नोट। ओके, अच्छा इसके एक छोटी सी ट्रिक याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, किस प्रकार से, सारे बच्चे सुनेंगे। देखो, एक बार से सचिन क्लास में फरार, एक बार से सचिन क्लास में फरार, ऑक्सिलेटो और पानी का प्यार, ऑक्सिलेटो और पानी का प्यार, यहां तक वाटर तक जो हम मानते हैं ना, वाटर तक वो हमारे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वाटर तक हम क्या मानते हैं, हमारे वीक फील्ड लिगेंड। ओके, और वाटर के जो आगे बच गए वो सारे हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मींस वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेंगे, और वाटर और इससे पीछे वाले कैसा फील्ड क्रिएट करेंगे, वीक फील्ड। ठीक है, तो यहां तक हमारे वीक फील्ड, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे, लिख लेंगे। एक बार से सचिन क्लास में फरार, ऑक्सिलेटो और पानी का प्यार, नाचता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो में मिला, नाचता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला, हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लास्ट बार देखेंगे सारे बच्चे। एक बार से सचिन क्लास में फरार, ऑक्सिलेटो और पानी का प्यार, नाचता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो में मिला। ठीक है, याद करने का आप लोग करते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFC, किस प्रकार से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फॉर्मूला होता है इसका -0.4x प्लस 0.6y डेल नोट। ठीक है, यहाँ पे x का क्या मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी -0.4 है, इट मींस वो नीचे वाले T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो x की वैल्यू होगी 0.3 into y, 0.6 एनर्जी कितनी, इट मींस Eg वाले ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन, y की वैल्यू इतनी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इट मींस केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यदि है तो वो कौन से उसमें जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास, इनको तो क्या बोलते हैं, Eg, और नीचे कितने, 3, इनको क्या बोला, T2G। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो कर दो सोल्व।
-0.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू वाई कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इंटू में 0 डेल नोट। सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 0.4 डेल नोट। ओके, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए सोल्व करो, CFC की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 इंटू 2, D2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और उसमें 0 तो वो तो 0, तो कितने हो गए, सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, कितने से -0.8 डेल नोट। ओके, D3 के लिए करो, D3 के लिए करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरा कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, D3 का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएंगे 3, तो D3 के लिए क्या हो जाएगा, 0.4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 से 12, इट मींस -1.2 डेल नोट। ओके, और यदि इसको D क्या में लिखना चाहिए तो किस प्रकार से लिखेंगे, 12 D क्या माइनस के, क्योंकि डेल नोट क्या होता था, डेल नोट इज इक्वल टू 10 डी क्या। जब आप लोग डेल नोट को हटा के आप डी क्या लिखोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, 10 डी का। तो जब इसको 10 लिखेंगे तो मीन से क्या हो जाएगा, 8 डी का माइनस, ये क्या होगा, माइनस का 12 डी का। ये कितना हो जाएगा डी का की फॉर्म में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 डी का। ओके, डेल नोट ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब आप लोग देखो, आप लोगों को बताया था, अब जैसे हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो D4 के लिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अब देखो, और आप लोगों को बता रखा है कि देखो, यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा, 1 2 3 ऊपर 2 रहेंगे, ये हमारे पास कौन सा लेवल, EG लेवल, नीचे वाला कौन सा, T2G लेवल। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी, कम, और डेल नोट की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा क्रिएट होगी, ज्यादा क्रिएट होगी मींस डेल नोट की वैल्यू ज्यादा और पेयरिंग एनर्जी कम, समझ रहे हो। और दूसरी बात, यदि मेरे पास वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो आप लोग बताओ, डेल नोट और पी, तो डेल नोट की वैल्यू, वीक फील्ड में डेल नोट की वैल्यू क्या रहेगी, कम, स्प्लिटिंग कम हुई, स्प्लिटिंग कम तो डेल नोट की वैल्यू कम और पेयरिंग एनर्जी की ज्यादा। ठीक है, तो तभी तो यदि वीक फील्ड है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल नोट कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है इट मींस ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, नीचे। ठीक है, आपको बता दिया, वापस से फिर देख लो, डेल नोट ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग एनर्जी कम, तो पेयरिंग होगी मींस पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा छठा, फिर सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, फिर नौवां यहाँ और 10वां यहाँ। ओके, और इसी प्रकार से वीक फील्ड है तो इट मींस पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और वीक फील्ड है मींस पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, और ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, कम, तो फिर कहां जाएगा, ऊपर, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर 6th 7th 8th 9th एंड 10th, ये बताया चुका है। ठीक है, अब आप लोग, हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। ठीक है, मैं 2-4 करवा देता हूँ और आप लोग कर लेना, बिल्कुल आसान से है। यदि मैं बात करूं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोग मेरे को बताओ कि क्या CFC की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है आप लोगों के, -0.4 x प्लस 0.6 y डेल नोट। ठीक है, तो देखो फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इट मींस पेयरिंग एनर्जी कम और ये डिस्टेंस ज्यादा, तो बताओ पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी, ये बात याद रखना। यदि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी, यदि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। तो D4 है तो किस प्रकार से, इस तरफ लिख लेता हूं मैं एक बार, 1 2 3, 1 और 2, तो आप लोग बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा, तीसरा, चौथा कहां जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो फिर आप सोल्व कर दो, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, एक्स वैल्यू कितनी 4, आगे तो वो 0 बाई इलेक्ट्रॉन 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो 4 तो 16 -1.6 डाले लो। ओके, D5 सोल्व करो,
D5 करोगे तो माइनस के 0.4 इंटू 5 इजिकल टू माइनस 2.0 देन नोट 5वां यहाँ पे आएगा। ठीक है, D6 करेंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो D6 करेंगे तो माइनस 0.4 इंटू 6 और आगे का तो 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि तो कितना हो जाएगा 624 मीन्स माइनस 2.4 देन नोट। ओके, अब जब D7 आएगा, D7 तो D7 आया हमारे पास, तो अब देखो 1 2 3 4 5 है, अब तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना पड़ेगा, तो 7वां यहाँ पे। अब करो आप लोग 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 6 प्लस 0.6 y की वैल्यू कितनी 1 इंटू 1, तो आप सोल्व करेंगे तो 6 चौक 24 माइनस 2.4 यहाँ से प्लस 0.6 यहाँ से, तो 24 में से 16 गए तो 18 इट मींस माइनस 1.8 डैल नोट। ओके, D8 करो कैलकुलेट, D8 करो आप लोग, करो जल्दी से D8। 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो सारे हैं ही 0.4 इंटू 6 प्लस में 0.6 इंटू 2 4 6 24 माइनस 2.4 प्लस में 6 दूनी 12 1.2 घटाएंगे 24 में से 12 कितना 12 इट मींस 1.2 डेल नोट। ओके, आगे सोल्व करो, आगे का करो आप लोग। D9 और D10 कर दो जल्दी से। D9 क्या हो जाएगा, सेम यही तो माइनस 2.4 प्लस में D9 तब हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 हो गए, तो इट मींस यहाँ पे 3 हो गई, 0.6 इंटू 3 इट मींस माइनस 2.4 प्लस में 6 दिए 18 1.8 कितना आएगा माइनस का 0.6 डेल नोट। और D10 कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2.4 रहेंगे और यहाँ पे 0.6 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो माइनस 2.4 और प्लस के 6 चौक 24 2.4 माइनस प्लस कितना आ गया 0, मींस D10 क्या होगा हमारे यहाँ पे 0। ओके, अब आप इसी प्रकार से सारे बच्चे वीक फील्ड के लिए और कर दो जल्दी से। वीक फील्ड के लिए CFC कैलकुलेट कर दो। यदि हमारे पास वीक फील्ड हो, वीक फील्ड तो D4 के लिए करो, वीक फील्ड है, इस बात का क्या मतलब कि अब ये डिस्टेंस क्या है कम, तो पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, पेयरिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। और ऊपर गया तो फिर अब किस प्रकार से होगा, माइनस का 0.4 इंटू 3 प्लस में 0.6 इंटू 1 4 दिए 12 मीन्स 1.2 और 0.6 उत्तर कितना आ गया माइनस का 0.6 डेल नोट। D5 कैलकुलेट करो। D5 के लिए क्या हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 3, D5 पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है पांचों यहाँ पे, तो प्लस 0.6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक और एक 2 सोल्व करो 4 दिए 12 प्लस 6 दूनी 12 1.2 माइनस के 1.2 प्लस के 1.2 कितनी CFC आ गई 0। ओके, D6 करो, डायरेक्ट कर दो ना। अब तो D6 करेंगे तो अब बताओ चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो अब क्या हो गया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 किसमें इसमें, तो 4 तो के 16 माइनस का 1.6 प्लस ऊपर कितने 2 तो 6 दूनी 12 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.4 डेल नोट। ओके, D7 आप लोग करो, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ पे। अब नीचे कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 इट मींस माइनस 2.0 प्लस ऊपर तो कितने 2 1.2 2.0 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 0.8 डेल नोट। ओके, D8 कर लो, D9 कर लो और फिर D10 करो। D10 करेंगे तो सारे के सारे फिल और सारे के सारे फिल, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो D10 की वैल्यू कितनी आएगी CFC की 0। ओके, तो सारे बच्चे कर लेंगे वापिस से बिल्कुल आराम से, ठीक है, और सभी के समझ में आ जाना चाहिए। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ लेंगे और मौज कर लेंगे। ओके।